नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान 2022-23 के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो सीकर जिले का प्रश्न पत्र है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो कक्षा 11 कक्षा 9 ये जो लोकल क्लासें हैं इनके प्रश्न पत्र जिलेवार तैयार किए जाते हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है वो 17/4/2023 को सीकर जिले में संपन्न हो चुका है। ये जो प्रश्न पत्र है इसी टाइप का, सिमिलर टाइप का, देखो एज इट इज नहीं कह रहा हूं मैं, सिमिलर इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आंसर आपको अपने जिले के प्रश्न पत्र में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। हम छोटे क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और जो बड़े क्वेश्चन है उनका आंसर के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। विद्यार्थी, ये जो प्रश्न पत्र है वो आपका 70 मार्क्स का होने वाला है, 70 अंक का ये होने वाला है। और इसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। क्लियर? ये सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में किस युग्म की राशियों की विमाएं समान है। पहले हम बात करते हैं कार्य की विमा। कार्य और शक्ति की विमा पूछिए। तो देखिए जो कार्य है इसको हम W से लिखते हैं, और W की जो विमा है, कार्य की जो विमा है वो क्या होती है, M1 L2 T-2। फिर हमें दे रखिए शक्ति, तो P की जो विमा है वो हम जानते हैं कि M1 L2 T-3 होती है। तो हमें समान विमाएं पूछिए तो इन दोनों की विमाएं समान नहीं है। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व, देखिए घनत्व की जो विमा है, घनत्व को हम रो से लिख रहे हैं, और रो की जो विमा है इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, तो M1L की घात -3, ये इस रो की विमा होती है। फिर आपेक्षिक घनत्व, तो जो आपेक्षिक घनत्व है वो विमाहीन राशि है, इसलिए दोनों की विमाएं सेम नहीं होती। ये जो प्रतिबल आपको दे रखा है, प्रतिबल का जो विमा होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो विमा है, प्रतिबल की विमा, वो हमें प्राप्त होती है M1 L-1 T-2। विकृति एक विमाहीन राशि है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। बात आती है संवेग और आवेग की। तो देखिए जो संवेग होता है उसकी विमा हम, ये क्या है कि संवेग है m इंटू वी इसका फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग इसकी विमा हम पुट कर देते हैं M1 L1 T-1, ये इसकी विमा होती है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, देन इसकी विमा बराबर होगी। तो संवेग और आवेग की विमाएं सेम होगी, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पिंड F वेक्टर इक्वल टू 4T³ न्यूटन बल प्रथम 2 सेकंड तक लगाया जाता है, तो पिंड के रेखीय संवेग में वृद्धि होगी। पिंड के रेखीय संवेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी ये हमें पूछा है। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में F की जो वैल्यू है वो 4T³ दे रखी है, और प्रथम 2 सेकंड में, प्रथम 2 सेकंड में संवेग में वृद्धि पूछी है, संवेग में वृद्धि। क्लियर?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। तो यहां से हम डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P इक्वल टू, ये हमारे पास में यहां से आ जाएगा एफ डेल्टा टी, और संवेग में जो परिवर्तन है वो प्रथम 2 सेकंड के लिए पूछा है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अल्प परिवर्तन के लिए dp इक्वल टू एफ dt हम पुट कर देंगे, और यहां से संवेग में जो परिवर्तन है इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहां से हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा P2 माइनस P1, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है और 0 से लेकर 2 सेकंड तक कर दिया है। तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक f की जो वैल्यू है वो है 4t क्यूब। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा 4t की घात 3 प्लस 1 बट्टे में 3 प्लस 1, और लिमिट यहां पर आ जाएगी 0 से लेकर 2 तक। तो आप यहां पर देखेंगे 4 इंटू टी की घात 4 बट्टे में 4, 0 से लेकर 2 तक। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, टी की घात 4 और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2 तक। तो 2 की घात 4 माइनस 0, 2 की घात 4 हो गया 16। तो 16 न्यूटन हमें यहां पर 16 न्यूटन नहीं है, इसका मात्रक आ जाएगा 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3 घनाकार आकृति के पिंड जिनके द्रव्यमान m1 बराबर 20 किलोग्राम, m2 बराबर 40 किलोग्राम और m3 बराबर 60 किलोग्राम घर्षण रहित तल पर चित्रानुसार रखे हैं। तीनों पिंड एक अविस्तारित डोरी से जुड़े हैं, तो T1 और T2 के मान क्या होंगे? देखिए इसको भी समझ लीजिए, डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि यहां पर हमें M1, ये M2, ये M3, M1 का मान 20 किलोग्राम, M2 का मान 40 किलोग्राम और M3 का मान 60 किलोग्राम दे रखा है, और पूरे इस निकाय को हम 120 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो हमारे को इन दोनों के बीच में जुड़ी हुई डोरियों के बीच में जो तनाव क्रिएट होता है वो फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर एक बार मैं डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में एक समतल पृष्ठ है, और इस समतल पृष्ठ पर इस तरीके से 3 पिंड रखे हुए हैं। ये हमारे पास में एक बार फिर से देखिए, ये समतल पृष्ठ है, और इस समतल पृष्ठ के ऊपर ये एक डायग्राम हो गया है, एक पिंड हो गया है, ये दूसरा पिंड हो गया है, और ये तीसरा पिंड हो गया है। यहां से इन दोनों के बीच में एक डोरी बंधी है, इन दोनों पिंडों के बीच में भी एक डोरी बंधी है, और इस पिंड को यहां से 120 न्यूटन के बल से इधर खींचा जा रहा है। क्लियर? तो इनके बीच में डोरियों में उत्पन्न तनाव हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। इधर ये एक समान है, एक्सेलरेशन ए से त्वरित गति करते हैं। क्लियर? देखिए इसका जो द्रव्यमान है m1 बराबर हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 20 किलोग्राम, m2 है वो हमें दे रखा है 40 किलोग्राम, और ये है m3 जो कि हमें 60 किलोग्राम दे रखा है। ये A त्वरण से पूरा निकाय इधर गति कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इस निकाय का एक्सेलरेशन ही ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर F बट्टे में कुल द्रव्यमान, तो यहां से F m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखिए F की वैल्यू है 120 न्यूटन, m1 का मान 20,
M2 का मान 40, M3 का मान है 60। तो यहां से ये 120 बट्टे में 120, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इन दोनों डोरियों के बीच में जो तनाव क्रिएट होता है वो हमें फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो हम T1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो T1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहां से ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर जो द्रव्यमान है M1, ये भी A त्वरण से जा रहा है। तो देखिए इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो है M1A। M1 की बात कर रहे हैं, M1 पर तो बल लग रहा है M1A, जो कि तनाव T1 के बराबर ही है। तो यहां से T1 बराबर M1 की वैल्यू 20, A का मान 1, तो ये तो आ गया 20 न्यूटन का तनाव क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से M2 पर, तो M2 के ऊपर लगने वाला बल तो हो जाएगा M2A, जो कि अब देखो ध्यान देंगे आप लोग, M2 पर लगने वाले बल यहां से आप देखेंगे टोटल बल तो लग रहा है M2A, इस पर इधर तो काम कर रहा है T2 और इधर काम कर रहा है T1, और परिणामी जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है M2A। तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1। M2 का मान 40, A का मान 1, T2 हमें ज्ञात करना है और T1 हमें 20 दे रखा है। क्लियर। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 प्लस में 20, 60 न्यूटन आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो द्रव्यमान M1 तथा M2 की द्रव्यमान के अंदर से दूरी R1 और R2 है तो R1 बटा R2 क्या होगा। हमें द्रव्यमान के अंदर, देखिए द्रव्यमान के अंदर से ये हमारे पास में, जैसे हमारे पास में ये कोई एक पिंड है, ये हमारे पास में दूसरा वाला पिंड है, और इन दोनों पिंडों की, ये हमारे पास में एक पिंड, ये हमारे पास में दूसरा पिंड, और इनका द्रव्यमान के अंदर इन दोनों के मध्य में ही मौजूद रहेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर ही मौजूद रहेगा। मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं ये बिंदु O पर मौजूद है। अब आप यहां पर देखेंगे इसका द्रव्यमान है M1, और द्रव्यमान के अंदर से ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये है सेंटर ऑफ मास, इससे इसकी डिस्टेंस है R1। इसी प्रकार से इसका जो द्रव्यमान है वो है M2, और द्रव्यमान के अंदर से इसकी जो दूरी है वो है R2। क्या है कि हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है RCM वेक्टर इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है। और यहां जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसकी स्थितियां दे रखी है, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है। द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर हो, मूल बिंदु पर हो, तो द्रव्यमान केंद्र जब मूल बिंदु पर होगा तो RCM वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और RCM वेक्टर 0 हो जाएगा तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए यहां से M1 R1 वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस में M2 R2 वेक्टर, और यदि आपको यहां से R1 वेक्टर, और डायग्राम को आप देखेंगे कि R1 की डायरेक्शन और R2 की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। R1 कैप और R2 कैप दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। मैं यहां से इसका परिमाण ले लूं तो M1 R1 बराबर आ जाएगा M2 R2, ठीक है। या आप यहां पर देखिए
आर केप बराबर आर वेक्टर अपॉन में आर बी होता है। तो आर वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर आर केप। तो आर केप से तो माइनस आर केप कट जाएगा, यही आएगा जो मैंने यहां पर लिखा है। अब देखिए R1 बट्टे में R2 कितना आ जाएगा, M2 बट्टे में M1 आ जाएगा। ये रिलेशन होगा इनके बीच में। तो यहां से देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर R1 बट्टे में R2 का अनुपात पूछा है, तो ये आ जाएगा M2 बट्टे में M1 के इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में समान त्रिज्या के एक रिंग, ठोस गोला, चकती, ठोस बेलन किसी नत तल पर एक साथ लुढ़काए जाते हैं, तो नत तल पर सबसे बाद में कौन सा पहुंचेगा। तो देखिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है सूत्र, उसे एक बार देख लीजिए। डायग्राम के जरिए हम समझ लेते हैं कि ये जैसे हमारे पास में एक इस तरीके का नत समतल है और इस पर हम यहां से इनमें से किसी एक को लुढ़का रहे हैं। ठीक है, ये जो एंगल आप यहां पर देख रहे हैं इसको हम थीटा कह लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं कह दूं एस है। ये कितनी है, एस दूरी है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो एस है। और देखिए ये जो आप यहां जो पिंड देख रहे हैं इसकी रेडियस है कैपिटल आर। देन इसको धरातल तक यहां तक इस बिंदु तक पहुंचने में लगा जो समय है टी बराबर, देखिए टी बराबर क्या होगा, अंडररूट में 2s इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर अपॉन जी साइन थीटा। तो देखिए और कोई सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, केवल हम पिंड को बदल रहे हैं। तो पिंड को बदलेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी। तो मैं यहां पर बात करूं अलग अलग पिंडों के लिए, मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं वलय के लिए। तो वलय के लिए जो के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर है, क्योंकि वलय के अंदर घूर्णन त्रिज्या उसकी वास्तविक त्रिज्या के इक्वल होती है, तो एक आ जाएगा। फिर मैं बात करता हूं चकती के लिए। तो जो चकती के लिए के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर है ये 1/2 आएगा। इसी प्रकार से बात करें ठोस बेलन, ठोस बेलन के लिए के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर ये आएगा 1। फिर मैं बात करूं खोखले गोले के लिए, ये ठोस बेलन है ये। ठीक है, फिर मैं यहां से बात करता हूं खोखले गोले के लिए। तो खोखले गोले के लिए के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर ये आ जाएगा 2/3 और ठोस गोले के लिए 2/5। तो जिसके लिए देखो ये आ गया 0.5। वैसे जो ठोस बेलन है उसके लिए भी 1/2 ही आएगा, तो ये भी 0.5, ये आ गया 0.66। तो यहां से जो मान आएंगे वो मतलब कम ही आएंगे। तो वलय का जो मान है ना वो सबसे ज्यादा है। यहां पर जिसका मान सबसे ज्यादा उसमें लगने वाला समय सबसे ज्यादा, समय जिसका लिए सबसे ज्यादा होगा वो ही यहां पर सबसे बाद में पहुंचेगा। तो जो वलय है वो सबसे बाद में पहुंचने वाली है। तो इसका आंसर होगा वलय रिंग होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का क्या कारण है। तो देखिए चंद्रमा काफी हल्का है, चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण करता है, गैसों के अणुओं का वीआरएमएस का मान प्लाइन वेग से अधिक होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर देखो। वैसे मैं आपको बता दूं कि ए और बी ऑप्शन गलत तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कारण हमें पूछा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति का क्या कारण है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति का रीजन है कि गैसों के अणुओं का, यदि हम चंद्रमा पर कोई गैस ले जाकर छोड़ दें तो उनका वर्ग माध्य मूल वेग प्लाइन वेग से अधिक होता, तत्पश्चात चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं रह सकता। तो ऑप्शन ए यहां सॉरी ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्या है कि एक कार्नो इंजन 727 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापों के मध्य कार्य करता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी। देखिए, कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र होता है एन बराबर नीटा बराबर 1 - T2/T1। और यहां से आप ध्यान देंगे कि जो T2 है वो है सिंक का तापमान जो कि निम्न होता है। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लिखेंगे तो 300 हो जाएगा, और 727 को केल्विन में लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0.3, यह आ जाएगा 0.7। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी टी समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, त्वरण नियत है और पिंड भी विराम अवस्था में है, तो जो शक्ति है वो टी के कितनी घात के समानुपाती होगी, ये हमें यहां पर पूछा है। देखिए, शक्ति का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, शक्ति P बराबर जानते हैं W बट्टे में T, और W होता है F इंटू x, और F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू A लिख सकते हैं, M इंटू A। अब यहां पर आप ध्यान देंगे गति के समीकरणों का हम यहां पर प्रयोग करेंगे, गति के समीकरण, और गति का हम दूसरा समीकरण लेंगे x बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो यहां से प्रारंभिक वेग हमें कितना दे रखा है, इस क्वेश्चन में 0 दे रखा है, उसको विराम अवस्था से ले जा रहे हैं, तो ut, तो ये तो 0 हो गया, प्लस में 1/2 AT²। तो x की जगह हम हाफ AT² पुट कर देंगे, तो MAT, और x की जगह हम रख देंगे 1/2 AT²। तो देखिए यहां से एक टी से एक टी भी कैंसिल हो गया, तो जो शक्ति है वो टी की 1 घात के समानुपाती होगी। क्लियर। तो ऑप्शन यहां पर देखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी ठोस के प्रसार गुणांकों अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है, यहां पर गामा है, तो ये 1:2:3 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम रुदोष्म नहीं होता। तो देखिए, बहुत तेजी से होने वाले जो प्रक्रम है वो रुदोष्म प्रक्रम होते हैं। तो CO2 गैस से भरी सिलेंडर का एकाएक खोलना, ये रुदोष्म प्रक्रम का ही उदाहरण है। बर्फ का गलना, ये बहुत स्लोली प्रोसेस होती है, तो ये रुदोष्म प्रक्रम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ में और भी देख लीजिए कि वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण, जो ध्वनि तरंगें हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, और वो एक रुदोष्म प्रक्रम के तहत चलती है। इसी प्रकार से वायु से भरे गुब्बारे का अचानक फटना, वो भी बहुत तेजी से घटना घटित होती है, तो एक रुदोष्म प्रक्रम होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न दिए वाक्यों में सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो देखिए, प्रकृति के मूल बलों में अल्प प्रास का सबसे प्रबल नाभिकीय बल होता है। यदि जिनकी प्रास बहुत अल्प होती है तो सबसे जो प्रबल बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट देखें कि एक पारसेक का मान 3.28 प्रकाश वर्ष होता है, तो ये भी एक ट्रू है, सही स्टेटमेंट है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले परवलय का व्यापक समीकरण, तो देखो यहां से ये जो समीकरण है वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। क्यों नहीं गुजर रहा, देखो यहां पर यदि जो मूल बिंदु से गुजरने वाला जो परवलय का समीकरण होता है,
वो इस फॉर्म में होता है y समानुपाती अक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में नहीं है, ये यहाँ पर y बराबर ए एक्स प्लस बी अक्स क्यूब की फॉर्म में है। तो ये एक मूल बिंदु से गुजरने वाला परवलय नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है। यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले का दोलन काल कम होगा। ये सही स्टेटमेंट है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान देंगे, ये जैसे हमारे पास में दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से ही हमारा झूला है वो बंधा हुआ है ऐसे। और जब यहां से कोई जो लड़की है वो बैठी हुई है, यहां से बैठी हुई है, झूल रही है, ठीक है, तो इस तरीके से झूल रही है। तो इसकी जो प्रभावी लंबाई है वो यहां से काउंट हो रही है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये L है और T बराबर 2 पाई अंडर में L अपॉन G, ये हम जानते हैं। तो प्रभावी लंबाई L। लेकिन जब ये लड़की यहां से खड़ी हो जाएगी, जब ये लड़की यहां से क्या हो जाए, खड़ी हो जाएगी, तो खड़ी हो जाएगी तो इसका जो केंद्र है, जैसे ये खड़ी हो गई तो ये यहां से यहां तक खड़ी हो गई, ठीक है। तो यहां से खड़ी हो जाएगी तो इसका जो प्रभावी केंद्र है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो जो लेंथ है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से आप ध्यान दें, एल डेस है वो है कम, एल डेस क्या है, कम। यहां पर एल बड़ी एल डेस छोटी, तो एल डेस छोटी तो टी डेस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। टी डेस भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो स्थानों पर सेकंड लोलक की लंबाइयां L1 तथा L2 है। उन स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण की निष्पत्ति G1 और G2 का मान L1 बटा L2 होगा। सेकंड लोलक हमें दे रखा है। देखिए सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, 2 पाई अंडर में L अपॉन में G। तो ये तो यहां से 2 सेकंड लोलक लेकर चलें तो पहले के लिए L1 बट्टे में G1, दूसरे के लिए T बराबर 2 पाई अंडर में L1 बट्टे में G1, सॉरी L2 बट्टे में G2, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो L1 बट्टे में G1 बराबर आ जाएगा L2 बट्टे में G2। और यहां से आप G1 बट्टे में G2 की वैल्यू यदि फाइंड आउट करें तो ये L1 बट्टे में L2 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत ऊर्जा। तो देखिए ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था वो ट्रू था, ये जो स्टेटमेंट था ये भी ट्रू था। अब औसत गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है के वो हमारे पास में होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, ये होता है। अब इसका जब हम औसत लेंगे तो कोस स्क्वेयर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर इसका आंसर आएगा। इस एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की जगह के लिखा हुआ है, तो यहाँ औसत मान ये होना चाहिए, इसमें 1/2 वाला टर्म आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए, जबकि इसमें 1/2 ही दे रखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। गैसों के अणुगति समीकरण में पीवी बराबर 1/3 mnc स्क्वेयर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। P बराबर हम पढ़ते हैं 1/3 रो VRMS का स्क्वेयर, या हम यहां पर C स्क्वेयर लेकर चल सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि रो की जगह हम लिख सकते हैं एम एन बट्टे में V, तो इस V को उधर ले जाएंगे तो यही आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बर्नौली के सिद्धांत में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, जबकि यहां पर नियत नहीं रहता।
तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये गलत है, ये ट्रू था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि कैपिटल आर त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ में नियत चाल से गति कर रहे कण का स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। कैसे? देखिए हमें इस तरीके का एक सर्किल दे रखा है और इस सर्किल के ये हमारा इसका केंद्र है और ये इस डायरेक्शन में v चाल से चल रहा है जो कि नियत है। यहां से देखिए इस सर्किल पर यहां पर कोई कण है जो कि अपनी निश्चित चाल से गति कर रहा है, तो उस कण के ऊपर दो तरीके के एक्सेलरेशन काम करेंगे। एक तो लगातार इसकी दिशा बदलती है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण इसके केंद्र की ओर, उसे हम AC से पुट करते हैं। किससे लिखेंगे? AC। यहां से ये तो है AC केंद्र की ओर और इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है AT। स्पर्श रेखीय त्वरण इसको हम कहते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। और ये होता है इसके परिमाण में बदलाव के कारण से। तो इसका जो AT है वो इसका मान नहीं बदला, V की जो वैल्यू है वो है नियत, V का मान नियत, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। केवल अभिकेंद्रीय त्वरण रहेगा जो कि v²/r के इक्वल होता है। क्लियर? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि प्लाइन वेग और कक्षीय वेग के बीच में क्या संबंध होता है? तो देखिए VE बराबर होता है √2 इंटू VO। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ग्रह की सतह पर g का मान है पृथ्वी से, ये हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लगा मुझे कि ग्रह का नाम नहीं दे रखा, तो पृथ्वी से अधिक होता है। ग्रह की सतह पर g का मान पृथ्वी the value of g on the surface at the planet would be, इसमें हमें यहां पर कोई दूसरे ग्रह का नाम नहीं दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण 90 से 180 के बीच में है, तो वो जो द्रव है वो ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा। नियत ताप पर गैस के किसी दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के, यहां पर देखिए जो ताप है वो नियत है, ताप नियत है तो P और V दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि गैस की विशिष्ट ऊष्माओं Cp और Cv का अनुपात, जिसको हम गामा से लिखते हैं, इसे रुद्धोष्म निष्पत्ति कहा जाता है। गामा बराबर होता है 1+2/f, ये होता है 2/f। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो क्रमागत प्रस्पंदों और निस्पंदों के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/2 होती है, जबकि एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/4 होगी। ध्वनि का वेग ठोसों में सर्वाधिक ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। क्लियर? अब देखिए जो अगले जो क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव क्या है। तो देखिए डॉपलर प्रभाव है जब एक तो होता है प्रेक्षक, इसको हम यहां पर ध्वनि तरंगों के लिए श्रोता कह सकते हैं। ठीक है, श्रोता जो सुनने वाला है। एक होता है स्रोत, जिससे ध्वनि तरंगे बाहर निकलती है, ध्वनि तरंगे उत्सर्जित होती है। तो इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है,
इन दोनों के बीच में क्या हो, जब आपेक्षिक गति हो तो जो श्रोता है उसको स्रोत की वास्तविक आवृत्ति से भिन्न आवृत्ति सुनाई देती है, और उस भिन्न आवृत्ति के घटना को ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्लियर? देखिए, धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं कि किसी तरल के प्रवाह में किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का पथ यदि एक समान होता है तो उसको हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में है, एक रेलगाड़ी ए दूसरी रेलगाड़ी बी क्रमशः उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में 54 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो एक के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। देखो, इसको क्लियर करें। ए है, उसकी चाल है 54 किलोमीटर उत्तर दिशा में, बी की जो चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण दिशा में। देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है उत्तर दक्षिण दिशा में एक रेल की पटरी, ट्रैक हम इसको कह सकते हैं, इस तरीके से मौजूद है। अब मैं यहां पर दो ट्रेन दिखा रहा हूं कि जो पहली ट्रेन है वो इस तरीके से है, ऐसे, और वो इधर जा रही है, ये ए है, और एक की जो चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? और दूसरी जो ट्रेन है वो है बी, और उसकी जो चाल है वो है वीबी, जो कि उत्तर दिशा में जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक के सापेक्ष बी की, तो एक के सापेक्ष बी की जो चाल है उसको वीबी माइनस वीए से लिखते हैं। ठीक है? अब वीबी वाली चाल को हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, और तो वीए वाली चाल नेगेटिव में होगी। ठीक है? क्योंकि नीचे वाली ऊपर वाली चाल को हम पॉजिटिव, तो नीचे वाली जो चाल है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये तो प्लस में लेंगे और ये लेंगे हम माइनस में। ठीक है? तो यहां से VBA आ जाएगा हमारे पास में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 134 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? दूसरा इसका जो पार्ट है, बी के सापेक्ष पृथ्वी की चाल, बी के सापेक्ष पृथ्वी की चाल, पृथ्वी की चाल, बी के रेस्पेक्ट हमें पृथ्वी की चाल फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, यहां से VEB, बी के सापेक्ष पृथ्वी की चाल, तो VE माइनस VB, तो यहां से VE पृथ्वी की जो चाल है वो तो 0, और VB का मान है 90, तो यहां से बी के सापेक्ष पृथ्वी की जो चाल है वो माइनस में 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संरक्षित तथा असंरक्षित बलों की परिभाषा दीजिए, उदाहरण भी लिखिए। तो संरक्षित बल और असंरक्षित बलों की जो डेफिनेशन है वो हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगी। इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि संरक्षित बल वे बल होते हैं जिनके अधीन एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य हो या कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता, वो संरक्षित बल होते हैं। वैसे में इनके जो आंसर है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, साथ में आप हमारे मैंने इस वीडियो की लिंक में भी उनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहां से जाकर भी आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है, तांबे की क्यों नहीं? क्योंकि इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो तांबे से अधिक होता है, वो प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा रखता है, तांबे में प्रत्यास्थता का गुण उतना नहीं रहता। आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और ताप और दाब के बीच में आलेख भी खींचिए। ठीक है? आदर्श गैस समीकरण का मतलब आपको PV बराबर म्यू RT यहां पर फाइंड आउट करना है, और ताप और दाब के बीच में ग्राफ भी खींचना है। यहां पर यदि हम आयतन को नियत लेकर चलें तो ताप और दाब है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा।
फिर देखिए उष्मागतिकी के फर्तम नियम से 1 ग्राम मोल आदर्श गैस के समाइतनिक प्रक्रम के लिए निम्न संबंध सिद्ध कीजिए। देखिए उष्मागतिकी का जो फर्तम नियम है वो हमें ये कहता है कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और इस डेल्टा W की जगह हम P डेल्टा V लिख सकते हैं। तो डेल्टा V समाइतनिक प्रक्रम के लिए 0 हो जाएगा। तो जो डेल्टा Q होता है वो ही डेल्टा U होता है। अब जो डेल्टा U होता है वो आप क्लियर कर लीजिए कि dq बराबर होता है 1/, चलिए मैं इसको यहां से CV बराबर होता है 1/μ dq अपॉन में dt। ठीक है, dq अपॉन में dt, स्मॉल t से लिखा, मैंने भी स्मॉल से लिख दिया। तो यहां से आप देखें dq बराबर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू CV dt। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा Q बराबर म्यू CV dt, ये होगा। ये सिद्ध कर दिया हमने। समदाबी प्रक्रम को समझाइए। समदाबी प्रक्रम में जो दाब है वो समान रहता है, नियत रहता है। 270 केल्विन और 30 केल्विन तापों पर किसी आदर्श गैस के वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्ग माध्य मूल वेग VRMS बराबर होता है अंडर में 3RT अपॉन में कैपिटल M। तो जो VRMS है वो ताप के समानुपाती, अंडर के समानुपाती होता है। तो हमें यहाँ पर दो ताप दे रखे हैं, उनकी VRMS का अनुपात, पहला VRMS का अनुपात, दूसरा तो अंडर में T1 अपॉन T2, अंडर में T1 270, T2 30, तो अंडर में 9, 3 आ जाएगा। तो 3:1 इसका आंसर होने वाला है। फिर अनुनादी दोलन से आप क्या समझते हैं, यह हमें फाइंड आउट करना है। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल का सूत्र लिखकर ये अंडर में T/m हमें फाइंड आउट करना है। प्रयुक्त इस, देखो मैंने सूत्र आपके सामने लिख दिया, प्रयुक्त संकेतों को समझाइए। तो जो ये T आप देख रहे हैं ये है डोरी में तनाव। T क्या है, T है डोरी में तनाव, डोरी में तनाव। और ये जो स्मॉल m आप देख रहे हैं प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ये। ठीक है, फिर है विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर, ये भी आपको समझाना है। साथ में आवर्ती, आयाम, संचरण नियतांक की डेफिनेशन पूछी है, कला कोण की डेफिनेशन पूछी है। एक देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन कि न्यूटन के शीतलन नियम को लिखिए, आवश्यक प्रतिबंध बतलाइए, न्यूटन के नियम की व्युत्पत्ति से स्टीफन के नियम की व्युत्पत्ति भी कीजिए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये जो बड़े क्वेश्चन है इसके साथ में हमें अथवा में भी दे रखा है, उसमें संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो चालन, विकिरण और सहवन 3 विधियां हैं। इनके अपने व्यवहारिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है ये भी आपको पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऊष्मा इंजन क्या है, इसके कौन कौन से आवश्यक भाग होते हैं, इसके सिद्धांत को समझाते हुए दक्षता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। और विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम दे रहे हो, ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने की प्रबल संभावना है और मोस्टली जिलों में ये क्वेश्चन आने वाला है। ये जो आप 27वां क्वेश्चन देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्नो चक्कर का विवरण दीजिए, एक चक्कर में कुल कार्य की गणना भी कीजिए, कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र भी स्थापित कीजिए, कार्नो प्रमेय भी लिखिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें पूरे कार्नो चक्कर को आपको सोल्व करना होगा। इसके साथ में क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि L मोल गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा 1/2 FnR T होती है। ऊर्जा संवितरण के से एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं की व्याख्या कीजिए। इसके साथ में अणुगति सिद्धांत के आधार पर किसी पात्र में भरी गैस द्वारा पात्र की दीवारों पर आरोपित दाब का व्यंजक,
तो दाब का फॉर्मूला P बराबर 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया कि अनुनाद से आप क्या समझते हैं। प्रणोदी दोलक के अनुनाद की तीक्ष्णता को समझाइए। दैनिक जीवन में अनुनाद से संबंधित घटनाओं को लिखिए। साथ में हमें क्या पूछा, एक सरल दोलक का आवर्तकाल दे रखा है 6 सेकंड। साम्य स्थिति से गति प्रारंभ करने वाले दोलक के लिए कितने समय पश्चात उसका विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा। साथ में हमें देखिए 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, विस्पंद पर आधारित है, गणितीय विश्लेषण पूछा है। साथ में बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सनादि और खुले पाइप में सम सनादि सम और विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं, इसको प्रूफ करना है। तो मुझे तो ये जो पेपर है वो काफी लेंथी लगा, थोड़ा सा बड़ा मुझे पेपर लगा। इसका हम केवल पेपर को पढ़ने में ही बहुत टाइम लग गया, समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, साथ में सोल्व करने में काफी इसमें समय लग जाएगा। तो विद्यार्थियों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में मिलने वाले हैं, तो इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, हमें यदि कल या परसों में मिलता है तो हम उसका वीडियो फिर से अपलोड करेंगे, और आप अपने जिले का जो प्रश्न पत्र है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, जहां से हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।